बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट। टॉपिक 72 से 75 तक आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? इससे पहले आप एक्सपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंट्स मतलब कि आपकी बेस की पावर में कोई पावर पड़ी है, मतलब आपके पास 2 की पावर में 2 है तो 2 जो है, या 2 की पावर में 3 है तो 3 जो है वो इसका एक्सपोनेंट है। इसी तरह अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी नो डैट एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ z इज़ इक्वल टू z। हम इससे पहले ये देख चुके हैं कि जो एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ z है ये z के इक्वल होता है फॉर z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लें z की पावर n हो अगर, तो n लॉग ऑफ z, डेरिवेटिव नहीं, इसे हम कह सकते हैं कि ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी बेस की पावर में कोई एक्सपोनेंट पड़ा है तो हम उसे n लॉग ऑफ z लिखते हैं। ठीक है, ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास अगर आ जाए 2 की पावर में अयोटा तो आप इसे लिखेंगे अयोटा लॉग ऑफ 2। इसी तरह z की पावर में n तो n लॉग ऑफ z, वेयर n इज़ एनी नेचुरल नंबर। हैंस एक्सपोनेंशियल लॉग्स, अगर हमने सिंपल लॉग ऑफ z के केस में इसको सॉल्व किया, एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ z जो है वो z के इक्वल होता है। किस तरह से? एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे का इन्वर्स होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अब हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ z की पावर n से हमने इसी इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया है, तो एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ z की n लॉग ऑफ z आएगा और हमारे पास आंसर जो है वो z की पावर n के इक्वल आता है, पर z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सेम वही चीज़ है, z की पावर n को हमने n लॉग ऑफ z लिखा तो हमने इधर आकर n लॉग ऑफ z जो है वो इसको लिख दिया। दैन डेफिनेशन है जी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स की, लेट z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड c भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर। वी डिफाइन z कम्प्लीमेंट एज, हम इसके z की पावर कम्प्लीमेंट नहीं सॉरी z की पावर में c पड़ा हुआ है कोई, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल c लॉग ऑफ z। हमने इसको सॉल्व कर लिया, जैसे हमने z की पावर n लिखा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है 4 की पावर में 1/2। हमने इसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स में जो है वो लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल 1/2 एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ हम जैसे कहेंगे कि फार्मूले का कह सकते हैं। देन c क्या है आपका 1/2 एज इट इज़ लॉग, एंड z क्या है यहाँ पर हमारे पास 4, तो लॉग ऑफ 4। एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ 4, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 4 आ गया, तो हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई, then natural log of 4 प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ 4 प्लस 2n पाई। आर्गूमेंट ऑफ 4 मतलब कि आपने उसका एंगल बताना है, तो किस वैल्यू पर हमारे पास कॉस पे या साइन पे जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो 4 आता है, तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। या आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आप टेंजेंट इन्वर्स ऑफ y ओवर x कर लें, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 0/4 कर लें, तो आपके पास आंसर जो है वो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 0 जो है वो 0 ही आएगा। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 4 प्लस आयोटा प्लस 2n पाई अयोटा ओवर 2n पाई हो गया। अब हमने इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 को लॉग ऑफ 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो 4 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम 4 हो गया, एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 रह गया, प्लस अयोटा ओवर 2 हो जाएगा 2n पाई। 2 से कैंसिल हो गया, अयोटा n पाई आ गया। अब आप n इक्वल टू 0 1 2 3 आप किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ 2 प्लस अयोटा इंटू 0 पाई हो जाएगा, और आपके पास आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग ऑफ 2 आएगा। और एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर सिर्फ 2 आएगा। आप 1 पुट कर लें, लॉग ऑफ 2 प्लस अयोटा पाई जो है वो आपके पास आ जाएगा। दैन अयोटा पाई पे हम आइलर फार्मूला ओपन कर लेते हैं। कॉस पाई प्लस अयोटा साइन पाई, कॉस पाई -1 होता है, साइन पाई 0 हो जाएगा, एंड 2 इंटू -1 आपके पास -2 आंसर। इसी तरह आप n इक्वल टू 2 3 अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यू पुट करके 4 की पावर में 1/2 का आंसर कैसे मालूम कर सकते हैं। आपके पास जो अप टू आंसर्स आए हैं वो 2 और -2 आए हैं। दैन z की पावर से हम इससे पहले देख चुके हैं ये क्या होता है। अब जो लॉग ऑफ z होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z लॉग
लॉगरिथम होती है वो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। सो इन जनरल जेड की पावर सी भी एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। अगर आपका लॉग एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो ये होल भी तो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं। सो वी कैन डिफाइन प्रिंसिपल ब्रांच मल्टी वैल्यूड फंक्शन जेड की पावर सी। प्रिंसिपल ब्रांच मतलब कि आपके पास एक ग्राफ के अंदर जो है वो एक अरे में बहुत सी ब्रांचेज जो है वो डिवाइड हो रही हैं या ब्रांचेज जो हैं वो उसको कट कर रही हैं, तो हम उसको ब्रांच कहते हैं या ब्रांच कहेंगे। प्रिंसिपल ब्रांच मल्टी वैल्यूड जेड की पावर सी को हमने ओपन कर लिया, जैसे हम इससे पहले भी ओपन कर चुके हैं। दैन समटाइम्स डोनेटेड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सी जेड की पावर सी इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल सी लॉग ऑफ जेड। एंड देन एग्जांपल है आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर। अयोटा जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अयोटा की पावर, अयोटा एक्सपोनेंशियल लिखेंगे सबसे पहले फार्मूले का, देन अयोटा उसकी पावर, देन लॉग ऑफ आई लिखेंगे। फिर हमने इसका फार्मूला प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम का फार्मूला ओपन कर लिया। अयोटा एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ अयोटा में आपने इसका मॉड लेना है तो आपके पास 1 आ जाएगा प्लस अयोटा आर्गूमेंट ऑफ आई लिख लेंगे। देन आर्गूमेंट ऑफ आई मतलब कि आपने आई का एंगल बताना है। तो आई आपका पाई/2 पे लाई करता है, 90 डिग्री पे लाई करता है। तो आई इंटू आई पाई/2 कर दिया एंड आई स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा एंड एक्सपोनेंशियल -पाई/2 आ जाएगा। देन आंसर जो है वो आपका 0 हो जाएगा। ई की पावर में जब -पाई/2 जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। अब हम कम्प्लेक्स जेड की पावर सी में दो केसेस पढ़ेंगे। पहला केस के जो सी है वो क्यू से बिलोंग करता है और दूसरा केस जब सी जो है वो रैशनल नहीं है। जब सी क्यू से बिलोंग करता है मतलब सी रैशनल है से बिलोंग करता है लेकिन सी की वैल्यू रैशनल नहीं है, 1/2 2/3 या ऐसी कोई वैल्यू नहीं देगा। लेट जेड इक्वल टू आर ई की पावर अयोटा थीटा हम लेट कर लेते हैं। ये पोलर फॉर्म लिख दी। जेड की पावर में जे के लिख लिया। देन जे इसको ओपन कर लिया फार्मूले को। जे के जेड की जगह पे हमने आर ई अयोटा थीटा लिख लिया। देन आर ई अयोटा थीटा पर हमने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम को ओपन कर लिया है। जब ओपन कर लिया है तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ आर की पावर में जो है वो जे ओवर के नेचुरल लॉग ऑफ आर। तो जब आप नेचुरल लॉग ऑफ आर लिख रहे हैं तो जे ओवर के जो है वो आर की पावर में चला जाएगा। इसी तरह से हम जब जे को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा वाली टर्म के साथ तो इधर भी आकर जे बाय के हो जाएगी। ठीक हो गया। देन आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ आर की पावर के प्लस देन आपने प्लस का साइन ख़त्म किया, एक्सपोनेंशियल अयोटा थीटा प्लस 2n जे बाई के आपने इसको ओपन कर लिया है। देन आपने आर जे बाई के इमेजिनरी वाली वैल्यू पर आपने आइलर फार्मूला ओपन कर लिया, कॉस थीटा प्लस 2n बाई के जे एज इट इज़ साथ प्लस अयोटा साइन कॉस और साइन में लिख लिया। देन आपने कहा कि अगर आप n 0 1 2 3 आप कोई भी वैल्यू पुट करें k-1 तक तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा कोई भी। जैसे हमने इससे ऊपर देखा कि आपके पास कोई भी z का n इक्वल टू 1 2 3 पुट किया तो आपके पास 2 और -2 आए। इसी तरह से आपने इधर भी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। अब हम इसमें केसेस देख लेते हैं। जे जो है वो एम के इक्वल है अगर, तो जे की जगह पर हमने एम के जस्ट पुट किया। यहाँ पर देख लें यही हमारे पास आंसर आया है ऊपर। अब हमने इस जे की जगह पर आर की पावर में जे और के है, जे की जगह पर एम के पुट किया। सबसे पहले जेड की पावर में जे और के, जे की जगह पे रे से को एम के से रिप्लेस कर दिया, एम के बाई के। आर की पावर में एम के बाई के, देन कॉस थीटा प्लस 2n/के एंड देन जे के आपके पास इधर आएगा, सॉरी यहाँ पर आपके पास आएगा जे है तो वो एम के से रिप्लेस हुआ। यहाँ पर आपके पास एम के आएगा एंड के से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ कॉस थीटा प्लस 2n एम रह गया एंड अयोटा साइन थीटा 2n। यहाँ पे भी के से कैंसिल हो गया तो आपके पास सिर्फ एम रह गया। आपने अपने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर भी आपके पास आर की पावर में एम रह गया, आपने जेड की पावर एम को सॉल्व कर लिया है। दिस इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन इन विच द mth पावर ऑफ z। हमने एक सिंगल वैल्यू फंक्शन से इसकी mth पावर फाइंड कर लिया। अगर हम j इक्वल टू 1 पुट करें तो आपने ये देख लेना है कि हमने किस तरह से फाइंड किया। अगर हम j इक्वल टू 1 पुट करें तो आपके पास ये z की पावर में 1/k आएगा। तो हम कहेंगे कि जो z की पावर 1/k है ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि आपके पास आपको यहाँ पर बहुत सी वैल्यूज़ जो हैं वो मिलेंगी। जेड सी वेयर सी इज़ नॉट रैशनल। अब हम इसको कर लेते हैं कि z की पावर में अगर c और जब c जो है वो रैशनल नहीं है और इन दिस केस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ z की पावर में से z इज़ नॉट इक्वल टू 0। z 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू
को बहुत सी वैल्यूज जेड की मिलेंगी। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हम इसको देख लेते हैं। अब उसी तरह से हमने फार्मूले को ओपन कर लिया है, जो पावर है वो स्टार्ट में आ गई है, एक्सपोनेंट उसका स्टार्ट में आ गया, देन log ऑफ 2 लिख लिया, देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम का फार्मूला ओपन कर लिया है। जब ओपन कर लिया तो आपने 1/9 प्लस एयोटा ओवर 50 को अंदर नेचुरल log ऑफ 2 प्लस एयोटा एन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसको अरेंज किया है, देन उसकी रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ को सेपरेट किया, देन एक्सपोनेंशियल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सपोनेंशियल नेचुरल log ऑफ 2/9 एक्सपोनेंशियल माइनस n पाई बाई 25 प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा नेचुरल log ऑफ 2/50 एंड 2n पाई बाई 9। ये सारी उसकी रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू सेपरेट कर ली हैं। अब ये देखें कि एक्सपोनेंशियल और नेचुरल log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तब देन आपके पास 2/9 रह जाएगा सिर्फ। तो आपने क्या करना है, 2 इधर ही आ जाएगा और 1/9 उसकी एक्सपोनेंट में चला जाएगा। एंड देन ई की पावर एक्सपोनेंशियल माइनस n पाई बाई 25 था, ई की पावर में वो वैल्यू लिख दी है। ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल को हम जाहिर करते हैं तो ई की पावर में मतलब ये वैल्यू होती है। हम अगर ई एक्स पी लिख दें या ई की पावर में लिखते हैं एक ही बात है। देन आपने इमेजिनरी वैल्यू पर आइलर्स फार्मूला ओपन कर लिया है। आप n की कोई भी वैल्यूज़ लगाएं तो आपके पास जो है वो एक मल्टी वैल्यूड आंसर आएंगे। देन आपके पास है 1/z की पावर c हो, जब z की पावर c ऊपर जाएगा देन z माइनस c हो जाएगा। अगर आपके पास z c z d दो वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसकी पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। अगर आपके पास दो वैल्यू जो है वो उसके पावर जो है वो या उसकी एक्सपोनेंट जो है वो डिवाइड हो रही हैं, z की पावर c z की पावर d दोनों डिवाइड हो रही हैं तो उसके एक्सपोनेंट जो है वो माइनस होते हैं। अगर ऐड दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड होते हैं, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। देन 1/z की पावर c हमने ओपन कर लिया, z की पावर c 1 एज इट इज़, z की पावर c हमने सिंपल फार्मूला ओपन कर लिया है, एक्सपोनेंशियल c log ऑफ z लिख लिया। देन एक्सपोनेंशियल जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये माइनस c log ऑफ z हो जाएगा और हम इसको z की पावर माइनस c कह देंगे। देन z की पावर में c n है तो आप इसे n c लिखते हैं, n इज़ एनी इंटीजर। देन आपने उसने एक एग्जांपल दे दिया और उसने कहा है कि कंपेयर करें वैल्यूज़ को, क्या वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल आती हैं या वैल्यूज़ किस तरह से हम इसकी सॉल्व आउट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल log ऑफ z के फार्मूले को यूज़ करके। देन अयोटा स्क्वायर की पावर में अयोटा है, हमने इसको ओपन कर लिया है। अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 हो जाएगा। देन आपने फार्मूला ओपन कर लिया है, फिर आपके पास log ऑफ -1 बना है तो आपने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम का फार्मूला ओपन किया, नेचुरल log ऑफ 1 प्लस अयोटा पाई प्लस 2n पाई। अगर आपने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम के फार्मूले को इससे पहले रीड नहीं किया तो आप इससे पहले वाले मेरे वीडियो लेक्चर्स देखें, होप्स हो कि आपको वहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम के फार्मूले की समझ आ जाएगी। देन आपने इसको ओपन कर लिया है। देन नेचुरल log ऑफ 1 जो आपके पास 0 हो जाएगा। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास माइनस पाई अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस पाई प्लस अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 हो गया, 2n पाई आ गया। देन आपने माइनस पाई कॉमन ले लिया, 1 + 2n बन गया। देन हम इसकी सेकंड को प्रूव करते हैं, दैट इज़ अयोटा की पावर में 2 अयोटा। देन आपने इसको प्रूव कर लिया। सिमिलरली उसी तरह 2 अयोटा स्टार्ट में आ गया, log ऑफ आई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम का फार्मूला ओपन किया और उसको सॉल्व कर लिया। उसी तरह से जब आपने log ऑफ आई का आर्गूमेंट लिया तो वो π/2 अब आया। आई का जो है वो एंगल जो है वो π/2 90 डिग्री पर आई जो है वो लाई करता है तो π/2। उसी तरह से आपने जो है वो -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देन माइनस पाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई प्लस 2 × 2 जो है वो 4 हो जाएगा, -4n पाई, माइनस पाई कॉमन ले लिया, 1 + 4n पाई आ गया। ये हमने दो वैल्यूज़ जो है वो सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास है द फॉलोइंग रूल डज नॉट होल्ड इन जनरल, z1 z2 की पावर में c, z1 की पावर में c, z2 की पावर में c। कहता है कि ये रूल जो है वो होल्ड नहीं करता। अगर आप कोई वैल्यू ले लेते हैं, z1 1 + अयोटा ले लेते हैं, z2 1 - अयोटा ले लेते हैं, z3 आप -1 - अयोटा ले लेते हैं, ये आपके LMS की जो है वो एग्जाम्पल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। और अगर आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर में जो है वो अयोटा ले लें और उसके ऊपर इस पे z की पावर c का फार्मूला ओपन करें तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं आएंगी। इसी तरह अगर आप z2 z3 ले लेते हैं तो इस और उसकी पावर में c ले लेते हैं और इस फार्मूले से z1 z2 की पावर में c और
3 की पावर में c से ओपन करें तो आपके पास आंसर जो है वो सेम ही आएंगे। z की पावर c एक्सपोनेंशियल c log ऑफ z बाय चेन रूल z की पावर c के ऊपर हम चेन रूल लगाते हैं, दैन एक एक्सपोनेंशियल c log ऑफ z आ जाएगा। दैन अगेन इनर टर्म का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे, दैन log ऑफ z जो है वो आपके पास 1/z बन जाएगा और c इज कॉन्स्टेंट एज इट इज c/z एक्सपोनेंशियल c log ऑफ z आपके पास आ गया। हैंस वी गेट c z की पावर c z c -1 आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z की बात कर लेते हैं आप, जिसकी बेस जो है वो e है और उसका एक्सपोनेंट जो है वो z है। देन b की पावर z एक्सपोनेंशियल z log ऑफ b लिख लेंगे। अगर आपके पास z की पावर c था तो हम c log ऑफ z लिख लेते थे, अब b की पावर में z है तो z log ऑफ b लिख लेंगे। b इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन डेरिवेटिव ऑफ b की पावर z ले चेक कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल z log अल्फ़ा b। अल्फ़ा यहाँ पर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? अल्फ़ा मतलब कि आपके पास अगर आप एक ग्राफ ले लेते हैं और उसकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ब्रांच कट बनेगी आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। हमने उसको log ऑफ अल्फ़ा कह दिया, देन b कह दिया, एक्सपोनेंशियल अगेन इसका डेरिवेटिव लिया जब हमने इसका z log अल्फ़ा b का एक्सपोनेंशियल z log ऑफ अल्फ़ा b एक दफ़ा एज इट इज़ आ गया। देन इनर टर्म का डेरिवेटिव z log ऑफ अल्फ़ा b का डेरिवेटिव लेंगे, देन ये वाली टर्म्स एज इट इज़ चल रही है। देन log ऑफ अल्फ़ा z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, log ऑफ अल्फ़ा b कांस्टेंट है वो एज इट इज़ साथ आ गया। यानी कि आपके पास एक्सपोनेंशियल z log अल्फ़ा b हमने अभी ऊपर देखा था वो b की पावर z के इक्वल आता, तो हमने इस वाली टर्म को इतनी टर्म को z b z की से रिप्लेस कर दिया, log ऑफ अल्फ़ा b एज इट इज़ साथ आ गया। देन है व्हाट हैपन्स व्हेन z इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू रियल नंबर्स। क्या होगा जब z को रिस्ट्रिक्ट करेंगे रियल नंबर से? ये वही केस है, हमने इससे पहले जो है वो एक वीडियो लेक्चर में देखा था कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम में चेक किया था कि अगर हम z को में रियल नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो आपका आंसर जो है वो यस आता है, मतलब कि आपके आंसर जो है वो सिर्फ x टर्म में आएगा, y 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसमें इस केस में देख लें एक्सपोनेंट के केस में तो आप तब भी आपके पास जो है वो आंसर रियल नंबर आएगा। ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट। देन आप इसके बाद हम वीडियो लेक्चर जो है वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे सॉरी। देन इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट ऑनवर्ड 17 से पहले कंप्लीट कर लेंगे। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।